अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम 51 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा सर हो सके। अब देखें 51 एमसीक्यूज़ है लीडल सिंड्रोम के बारे में। ये क्या है? ये रॉस डिसऑर्डर है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का डिसऑर्डर है और इसको हम सूडो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है देखें, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है कि सोडियम रेज हो जाता है, पोटाशियम कम हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, लेकिन साथ साथ एल्डोस्टेरोन भी ज़्यादा होता है और रेनिन ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों कम है, इसलिए इसको सूडो बोलते हैं। अब हम सवाल की तरफ आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि कौन सी चीज़ वो कह रहा है इसमें गलत है। देखिए ये होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। इसको हेटेरोजेनस एमसीक्यूज कहते हैं। ये अब सीपीएसपी में नहीं आते, ठीक है। तो मैं भी कोई पुराना बोलो आ जाए लेकिन उसको रीचेकिंग में वो उड़ा देंगे। तो इसमें हमने देखा पीछे कि रेनिन भी डिक्रीज हो जाता है और एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज हो जाता है, दोनों डिक्रीज हो गए, तो इसलिए यही इसका गलत है। लेकिन इन एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस में याद कर सकते हैं कि इसके जो ये 3 फीचर है ना, ये ट्रू है, ये ठीक है, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, हाइपरटेंशन इसमें होता है। देखो हाइपोकलीमिया आपने देखा था कि इसका पोटाशियम लो था, आपने पीछे वो देखा था, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस था। अच्छा, अब ये अगला सवाल है कि हाइपर कलीमिया मतलब कलीमिया पोटाशियम ज़्यादा है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितनी कंसंट्रेशन होती है। तो देखिए हम 3.5 से लेकर 5.5 लेते हैं। अगर इससे 5.5 से ज़्यादा होगी तो हाइपर कलीमिया, 3.5 मिलीमोल पर लीटर से कम होगी तो हाइपोकलीमिया। तो इसमें ऑप्शन जो है सी है, तो सी ही ठीक है और ये दिया हुआ है। अच्छा, अट कार्टिसोल बाइंडिंग सिस्टम प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, देखिए उसको हम कहते हैं कार्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबिन कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसकोटिन। तो यही इसका जवाब होगा। अगला सवाल है कि 11 बीटा हाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज 2 का क्या काम है। देखिए ये हम पहले भी एमसीक्यूज कर चुके हैं, मैंने उसमें आपको बताया था कि क्या होता है कि वो उसका काम क्या होता है, कार्टिसोल को कार्टिसोन में तब्दील कर देता है। ये देखें, ये कार्टिसोल है ना, हमारा कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये कार्टिसोल चेंज हो जाता है कार्टिसोन में। अब कार्टिसोल जब कार्टिसोन में चेंज होता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। अगर वो एक्टिवेट रहेगा तो उसका क्या नुकसान होगा कि वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन करता रहेगा, जिससे हमारे वो फीचर आएंगे। तो ये जो दिया हुआ है ऑप्शन कि ये कन्वर्ट करता है कार्टिसोल को कार्टिसोन में किडनी में, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। और ये आपको मैंने पिछले भी एक एमसीक्यूज में बताया था। अच्छा, अब सवाल है कि रेनिन कहाँ काम करता है। देखें एक सिस्टम होता है रॉस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। वो कब एक्टिवेट होता है, जब उसके अंदर क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, मेजर ट्रिगर यही होता है, और जो किडनी को परफ्यूजन है ना वो कम हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए हमारा रेनिन किडनी कब उसने जब जक्स्ट्रा ग्लैमुलर जे ऑपरेटर्स बोलते हैं, JGA, जक्स्ट्रा ग्लैमुलर ऑपरेटर्स पर रीनल परफ्यूजन जैसे कम हुई तो ट्रिगर हुआ किडनी से, तो उसने रेनिन को रिलीज़ किया। रेनिन ने एक्ट किया, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन आया, उस पर एक्ट किया और एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारे लंग के अंदर होता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो 1 को 2 में कन्वर्ट करता है, फिर 2 अपने फर्दर एक्शन करता है जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। उससे क्या होता है, वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, आपका सोडियम पोटाशियम पे भी एक्ट करता है, पोटाशियम को वो आउट करता है, सोडियम को इन करता है। तो ये सारा फिनोमेना हो रहा होता है। अच्छा, एक और सवाल है कि ये जो DHEA है, डाईहाइड्रो एपिएंडोस्टेरिनोन, ये आपको ना जो मेटाबॉलिज्म है ना उसमें मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये DHEA जब कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है ना, तो हमारे पास ये जो
टेस्टोस्टेरोन हो गया जो कि मेल का मेजर हार्मोन है, वो बन रहा होता है। अब वो इसके अंदर ना इसके डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। जो सल्फ़र वाला होता है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वही उसने पूछा हुआ है कि इंडेक्स कौन सा यूज़ है, सल्फेट वाला। जो सल्फेट वाला है ना वो यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल था, हमने पहले भी पढ़ा था, एक पीछे सवाल आया था कि वो कहता था कौन सी चीज़ होती है कि जो कि हमारे पास सी के डी में शामिल नहीं होती, ठीक है। उसने लिखा हुआ था सिंपल GFR, लेकिन सी के डी कब होगा, जब 60 ml से कम होगा फॉर द 3 मंथ्स, तब ये सी के डी में आएगा। उसके अलावा सी के डी के अंदर और कौन से थे, एल्ब्यूमिन यूरिया था, अगर कास्ट आना शुरू हो जाती हैं तो इस तरह की चीज़ें, और माइक्रोस्कोप पे तब्दीली आना शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अगला सवाल क्या है कि पोटाशियम लेवल रेज होता है, पोटाशियम रेज होगा कौन सी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की टाइप्स में। अब याद रखें कि 1 2 होती है, जो 1 होती है ये होती है डिस्टल, और 2 प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पैक करती है, और जो इशारों में क्या होता है आपका पोटाशियम लेवल कम होता है एक्सेप्ट 4 के। तो ये इसका जवाब है। अब बस याद करेंगे जो सबसे दूर है ना तो उसके अंदर पोटाशियम क्या होगा, रेज होगा, और सिर्फ यही टाइप होती है जिसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही बस आपने याद रखना है। अच्छा, हाइपर कैल्सीमिया। अब देखें हाइपर कैल्सीमिया जो है ना, जहाँ हाइपोकैल्सीमिया आपके लिए डेंजरस है तो हाइपर कैल्सीमिया भी है। तो वो कहते हैं ये वो किस किस में होता है एक्सेप्ट, देखें कुशिंग में होता है क्योंकि ये आपके बोन्स पर एक्ट करता है, और हमारे जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ना उनको एक्टिवेट कर देते हैं। जब ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा तो बोन से कैल्शियम निकलेगा, बाहर निकलेगा, और अल्टीमेटली सीरम के अंदर वो रेज हो जाएगा। सार्काइडोसिस में क्या होता है कि हमारा जो विटामिन डी होता है ना इनिशियल फॉर्म में 25 हाइड्रोक्सिलेशन होती है, तो उसको 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज किडनी के अलावा, वैसे किडनी के अंदर वो होता है, तो वो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और विटामिन डी का आपको पता है मेन रोल क्या है, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कराना किडनी से और इंटेस्टाइन दोनों से। और इमोबलाइजेशन, ये आपने कहीं ना कहीं MBBS में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा इमोबलाइजेशन होता है ना उससे कैल्शियम लेवल रेज हो जाता है। उसकी रीज़न भी वही होती है कि जो एक जो थ्योरी है ना यूज़ अनयूज़ की, वो इस पे एक्ट करती है। जब कोई चीज़ अंडर यूटिलाइज होती है ना तो आपकी बोन्स क्या होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्ट करते हैं और वो अल्टीमेटली कैल्शियम को रेज करा देते हैं। तो इन सब के अंदर देखें आपको पता चल रहा होगा कि हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई रोल नहीं है कि वो हाइपर कैल्सीमिया करा सके। तो इसके अलावा बाकी सारी टाइप्स के अंदर हो रहा है। अच्छा, ये भी हेट्रोजीनस MCQs है, ये इस तरह के एक्सेप्ट या ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ट्रू फॉल्स, इनकरेक्ट करेक्ट ये नहीं आते, लेकिन आपने इनको इसलिए करना है कि इससे आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। अगेन ये एक ऐसा सवाल है जो कि आप बस ऐसे याद ही कर लें कि ये इसमें कंसेप्ट से ज़्यादा एक पूरा फिनोमिना है कि जब 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है ना तो कितनी कंसंट्रेशन 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन की हो तो हम उसको डायग्नोस्टिक होता है, तो वो 45 है। थोड़ा सा मैं आपको ये डायग्राम से दिखा देता हूँ। देखें जब 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी ना तो आप ये देख रहे हैं कि ये पाथवे यहीं रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन रेज होना शुरू हो जाएगा, और यही डायग्नोस्टिक होता है इसका कि इसका मसला है 21 हाइड्रोक्सिलेज नहीं काम कर रहा। अच्छा, अब ये भी सवाल ऑल ऑफ दी अबव इस तरह का है, बस इसको आप याद रख लें कि ये तीनों ऑप्शन के अंदर क्या होगा, कैल्शियम रेज होगा, ठीक है। पैंक्रेटाइटिस का आपको पता है कि जब क्या होता है ये हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होता है। अच्छा, इसका आप बस याद रख लें जो थोड़ा सा डिफरेंट है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में भी ऐसे होता है। और नेफ्रोलिथियासिस में आपको पता है जब किडनी स्टोन्स कब बनना शुरू हो जाते हैं, जब कैल्शियम लेवल रेज होना शुरू हो जाता है।
अच्छा, ये थोड़ा सा मतलब जो हमारे पैराथायराइड हैं उसके डिसऑर्डर हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको वैसे बता देता हूँ, बस इसमें आप याद ही रख लें कंसेप्ट से ज़्यादा। देखें, फेमिलियल है मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। हाइपोकैल्सियूरिया, यूरिन के अंदर कैल्शियम कम जा रहा है, ठीक है। जब यूरिन के अंदर कैल्शियम कम जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली उसका असर क्या होगा कि प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम रेज हो जाएगा, हाइपोकैल्सियूरिक हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, FHH। अब देखें, जब यूरिन के अंदर आपका कम जा रहा है कैल्शियम, तो रेशो क्या होगी? ऑलरेडी कैल्शियम यूरिन के अंदर कम है, नीचे क्रेटिनिन तो आपका ज़्यादा होगा। जब ऊपर वाली कम होगी नीचे वाली ज़्यादा होगी, तो इसमें देखें सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 0.01। बस 0.01 को याद रखें, लेस देन 0.01 होगा, जो मर्जी जवाब आ जाए ये आपको आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें सवाल है कि सूडो हाइपरकलीमिया कैसे होता है। अब देखें, सूडो का मतलब फॉल्स, हाइपरकलीमिया मतलब वो कह रहा है कौन कैन रिजल्ट फ्रॉम, हो सकता है। देखें, हिमोलिसिस का तो आपको डायरेक्ट पता है कि जो हमारा पोटाशियम है वो सेल के अंदर होता है, जब सेल बर्स्ट होगा तो क्या होगा, हमारा, इसको मैं रेज कर देता हूँ, तो जब आपका सेल बर्स्ट होगा तो जो सोडियम पोटाशियम अंदर था वो बाहर आएगा, तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं था लेकिन वो वापस आ गया। टॉर्निकेट बांधने से भी यही होता है कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम में वो जब स्ट्रेस आते हैं, एक तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर होता है वो इंट्रासेलुलर चला जाता है, उसकी वजह से भी सूड हो जाता है। और जो ल्यूकोसाइटोसिस, जब बहुत ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो आपका सैंपल होता है, तो वहाँ ल्यूकोसाइट जब बर्स्ट होते हैं तो वो भी क्या रिलीज करते हैं एट द एंड ऑफ पोटाशियम, वही रेज, यानी कि फॉल्सली रेज है, असल में रेज नहीं था। तो आपको ये चीज़ें, जब भी आपके पास 5.5 से ज़्यादा पोटाशियम आएगा, तो आपने ये 3 चीज़ों को रूल आउट करना है। अच्छा, अब इसके अंदर एक ये सवाल है कि CKMB मैस या इंडेक्स कितना वैल्यू होगी तो वो एक MI को शो करेगा। देखें, CKMB ना पहले, अब ये एब्सोल्यूट हो गया लेकिन पहले यूज़ होता था MI के लिए, अब ट्रॉप यूज़ होता है। ट्रॉप इज़ द बेस्ट मार्कर, हमने कहा था जब दिल का मामला होगा तो ट्रॉप आएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम CKMB यूज़ करते थे तो उसका इंडेक्स होता था 2.5 से ज़्यादा। देखें, CK की 3 टाइप्स हैं, एक BB होता है CKBB, एक CKMB होता है, और एक CKMM होता है, ठीक है। BB वाला क्या होता है, ये ब्रेन में स्मूथ मसल में होता है, MB वाला दिल में होगा, और ये जो होगा हमारे स्केलेटल मसल जो हैं उनके अंदर होगा, ठीक है। हमारा जो स्केलेटल मसल है ना उनके अंदर MM होगा। अच्छा, अब क्या होता है कि अब ये देखें कि हम यूज़ करते कि जो CKMB है ना, उसकी कंसंट्रेशन टोटल CK की कितनी है। सारी बात है, जब ये रेज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दिल से ही निकला है, तो वो 2.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। अच्छा, अब अगला सवाल है कि वो कहता है कि यूरिनरी सेडिमेंट क्या होंगे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर। ये मेरे ख्याल में माइक्रो का ज़्यादा सवाल है कि कौन किस तरह के, देखें, जब बिल्कुल ब्रेक हो गया तो सारे सेलुलर डेब्रिस आ जाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको इस तरह से याद रख लें। वैसे भी ये कुछ सवाल होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, हर स्पेशलिटी के आते हैं, ठीक है। और आगे सवाल क्या है कि फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर कौन सा हम यूज़ करते हैं। ये वैसे अच्छा MCQ नहीं है, वैसे इसने खुद भी लिखा हुआ है, तो आप इसको याद रख लें। मेरे ख्याल में ये तीनों ही यूज़ हो सकते हैं। मज़ीद आप एक दफ़ा सर्च कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा, इसको थोड़ा देखना। लेकिन आप ये प्लाज्माफ्रीन, मेटानेफ्रीन, यूरिन इन्फेक्शन मेटानेफ्रीन और कैटाकोलोमिन, ये तीनों देखते हैं। VMA का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इन सब में क्योंकि उसने एक को रखा हुआ है, मे बी आपके पास ऑप्शन चेंज करके हैं, तो आप ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब सवाल जो दूसरा आया है ना कि डायबिटीज़ की जो अब वाली क्लासिफिकेशन है ना, वो पैथोजेनेसिस पे बेस है कि पैथोजेनेसिस क्या थी।
अच्छा, उससे पहले आपने डायबिटीज़ की पढ़ोगी। टाइप्स कहते थे एज ऑफ ऑनसेट पर। एक का नाम था जुवेनाइल, जो बचपन में होती है, एक था लेट ऑनसेट। ठीक है, इन जुवेनाइल को असल में वो टाइप 1 ही बता रहे होते थे, और इसको टाइप 2 जब उन्होंने बाद में देखा, यार ये जो टाइप 1 है ना, तो एक डिसऑर्डर है लाडा, ठीक है, लेट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, वो होती तो लेटर एज में है, लेकिन वो है टाइप 1 जैसी। अच्छा, और उन्होंने देखा कि जो टाइप 2 टाइप की ना एक मोडी होती है, वो तो बच्चों में हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर वही फीचर है कि अच्छा, फिर उन्होंने एक क्लासिफिकेशन इससे पहले निकाली थी डायबिटीज़ की, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ कि इंसुलिन उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। एक था इंसुलिन डिपेंडेंट, और ठीक है, एक था इंसुलिन उसको नहीं चाहिए। एक में चाहिए थी तो इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया, वो टाइप 1 को कह रहे होते थे, और टाइप 2 को वो कह रहे थे कि बाद में ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं शुरू में हो। तो इस बेस पे तो बाद में जब साइंटिस्ट ने कहा कि यार ये अजीब क्लासिफिकेशन हो रही है, आप पैथोजेनेसिस पे जाएं। टाइप 1 कौन सी होगी? जिसके अंदर कोई ऑटो इम्यून प्रोसीजर हो रहा होगा, ठीक है, उस सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। और टाइप जो 2 है ना, उसमें सिंथेटिक डिफेक्ट होगा, मतलब रिलेटिवली डिक्रीज होगा, और साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है। वो ज़रूरी फिनोमेना नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में होता है। एक एमसीक्यू आया था ना कि सबसे अहम कौन सा है, तो सबसे अहम सिक्योरिटी डिफेक्ट होता है टाइप 2 में। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक अगला सवाल है वो ये है कि कौन सी डायबिटीज़ मेलाइटस की टाइप है जो कि ऑटो इम्यून बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है। वो टाइप 1 है। ये तो थोड़ा सा ना इम्यूनो वाले इसको अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगे। देखें, ऑटो इम्यून यानी कि हमारे जो बी टी सेल इन्वॉल्व होते हैं ना, उसकी वजह से टाइप 1A होती है। और जो टाइप 1B होती है ना, वो ऑटो इम्यून होती है, लेकिन मतलब हमारे ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो एंटी गैड हो गए, एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसकी वजह से होती है। तो ये थिन मार्जिन है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, मे बी इम्यूनो वाले कुछ अच्छी एक्सप्लेनेशन दे सकें। तो इसमें बहरहाल टाइप 1A ही बनेगा, लेकिन आपको इस तरह का कभी ऑप्शन नहीं आएगा ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ट्रू फॉल्स। तो आपको कुछ और ऑप्शन वो देंगे, बॉडी दे देंगे, लाडा दे देंगे। अच्छा अच्छा, इसमें ये सवाल है कि जो LFTs, इनमें कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि LFTs को शो नहीं करता, ठीक है, असल लीवर फंक्शन का शो नहीं करता। देखें, सीरम बिलिरुबिन क्या है, हमारा लीवर का फंक्शन ही शो करता है कि वो क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करके उसको कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड में, ये इसका ब्रेक डाउन, हालांकि सिक्रेटरी रोल है, लेकिन यानी कि ये लीवर फंक्शन है। अच्छा, अमाइनो ट्रांसफरेज वो कहते हैं नहीं है। उसकी रीज़न ये होता है कि असल में ये इंजाइम है, ALT AST और इंजाइम, जो कि लीवर के फंक्शन को करवाने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये एज सच कोई लीवर का फंक्शन नहीं है। लेकिन सीरम एल्ब्यूमिन इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव रोल, मतलब एल्ब्यूमिन बन रहा होता है। उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब यह है कि आपकी जो कोगुलेशन है ना, प्रोटीन फैक्टर होते हैं, वो बन रहे होते हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसमें ALT AST का उनका जो कहने का मकसद ये है, दीज आर इंजाइम बट दे डू नॉट शो एक्चुअल लीवर फंक्शन के लीवर क्या काम कर रहा है। अच्छा, जो बिलिरुबिन यूरिन के अंदर आता है, तो वो आपको पता है कि उसमें क्या होता है कि यूरिन में हमेशा वही आएगा जिसकी कॉन्जुगेशन हो जाएगी, ठीक है, यूरिन में वही ही आएगा, वरना अनकॉन्जुगेटेड होगा तो नहीं आएगा। अच्छा, अब वही लीवर से रिलेटेड है कि अक्यूट मेजर, इस तरह का एक सवाल पीछे भी आ चुका है कि कौन सा हमारा अक्यूट मेजर को शो करता है। वही क्लॉटिंग फैक्टर, पीछे एक सवाल आया था जब हमने पहले 50 किए थे, तो वो PT के बारे में था। प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम करते हैं जब हमें शक हो रहा था कि एक अक्यूट डैमेज है, और अक्यूट डैमेज के अंदर आपके पास है कि आपका AST और ALT, ठीक है, दे शुड बी ग्रेटर देन 7 टाइम्स ऑफ देयर नॉर्मल लिमिट, ठीक है, 7x का आपने रूल याद रखना है, दे शुड बी 7x ग्रेटर देन 7 टाइम्स ऑफ, ठीक है। लेट्स सपोज आपका ये दोनों 40 है, तो आपका ये
280 से ज़्यादा जब भी अगर आपका आ जाए 280 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, तो आपको एक्यूट के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, जब भी एक्यूट के बारे में सोचेंगे आप सेकंड टेस्ट जो एडवाइस करते हैं वो पीटी होता है। आप कहते हैं यार इसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराएं, अगर ये रेज आ जाए देन देयर इज़ एक्यूट डैमेज। अच्छा, एक और सवाल होता है कि वो पूछते हैं व्हाट इज़ द क्रोनिक, जो रोल कौन शो करता है वो एल्ब्यूमिन है, क्योंकि एल्ब्यूमिन की लाइफ कितनी है 21 डेज, तो इसको टाइम लगेगा कम होने में बॉडी में, इवन दो लीवर इज कम्प्लीटली डैमेज। ठीक है। अब कोलिस्टेसिस, मतलब आपको पता है कि हमारा जो लीवर है तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर पर होता है, जब भी इसकी इन्फ्लेमेशन कोलिस्टेसिस होगी तो कौन से आपके एंजाइम बढ़ जाएंगे। देखिए इसका कंसेप्ट है कि ये वहीं कोली जो हमारे होते हैं वहाँ पर होते हैं, तो ये तीनों बड़े स्पेसिफिक मार्कर हैं, ALP, ठीक है, GGT और 5 न्यूक्लियोटाइडेज, ये तीनों ही कोलिस्टेसिस के अंदर रेज्ड होते हैं, तो तीनों ऑप्शन ही ठीक है। अच्छा, जो आपको पता है कि नियोनेट्स के अंदर अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन बढ़ता है, तो इनमें से वो कहता है कौन से दिनों में सबसे ज़्यादा बढ़ता है, तो ये एज अ सच नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप याद ही रख लें कि 2 से जो 5th डे होगा ना आफ्टर बर्थ तो वो बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ एक और कंसेप्ट याद रखें कि अगर 14 डे तक रिजोल्व हो गया आपका अनकंजुगेटेड तो वो फिजियोलॉजिकल होगा। ठीक है, अगर 14 डे से ऊपर चला गया है देन वो फिर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। तो इसलिए आप डॉक्टर नियोनेट्स को देखे होंगे, वो कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल होता है, फिर लेवल्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अब यही चीज़ याद रखें, डेज की बड़ी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अगर इंडिविजुअल हैं जिसके अंदर इम्पेयर्ड IFG, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज हो, तो क्या कहते हैं रिस्क उनका क्या बढ़ जाता है। इससे बेहतर ये होता है कि अगर इसके अंदर होता इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस आता ना, IGT। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो IFG है ना, ये आपका फास्टिंग में ग्लूकोज की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या है, जब उसको आप लोड देते हैं तो आफ्टर 2 आवर्स का होता है, तो ये ज़्यादा इसका रोल है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर। तो लेकिन अगर ये अब पूरली रिकॉल है तो आप इसके साथ ही इसको रिलेट कर लें। ठीक है, अगर बेहतर होता कि इसके अंदर IGT होता। अच्छा, इसके अलावा 2 चीज़ें आप याद रखें कि क्या होता है कि आपके जो 2 तरह के होते हैं, एक होती है माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, एक होती है मैक्रो। माइक्रो वही हैं जो आपने सुना हुआ है, जो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। मैक्रो के अंदर ये आ जाती हैं कार्डियोवास्कुलर, सेरिब्रोवास्कुलर और पेरिफेरल मेजर आर्टरी डिजीज़ जो होती है ना वो होती है। ठीक है, अब अगला 75 में आ जाते हैं कि जो एक होता है विपल ट्राइएड। ठीक है, तो ये जो विपल ट्राइएड है ना, ये हाइपोग्लाइसीमिया के, बल्कि हाइपोग्लाइसीमिया के होता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, वो 1 2 3 करके आपको पता होनी चाहिए। एक क्या होता है, आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हो। ठीक है, दूसरी क्या होती है, जब सिम्टम्स आए तो प्लाज्मा लेवल ऑफ ग्लूकोज कम होना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्या है, जैसे ही ग्लूकोज दिया जाए उसके अंदर सिम्टम्स कम हो जाए। तो इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस होने का कोई रोल नहीं है, तो ये बात गलत है। ऑल दो दिस MCQ ये अच्छा MCQ नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपने करने हैं इस वजह से कि आपको कंसेप्ट थोड़े क्लियर होंगे। ऑल एक्सेप्ट ऑल, ये इस तरह के सवाल नहीं आते। ठीक है, ऑल इंक्लूडेड। ठीक है, एक होती है हैंडर्स एंड हैजलबैक इक्वेशन, आपने कुछ याद आ रहा होगा, आपने शायद पढ़ी हो, PH = PKA माइनस ना वो होता था आपका
आई थिंक एसिड और बेस होता है, ठीक है। ये इस तरह की कोई इक्वेशन है, आपको आनी ज़रूरी नहीं है। इसका वो वही बाई, इससे जो सबसे इसका अच्छा रोल है ना, वो हम बाइकार्बोनेट इससे निकालते हैं, ठीक है। ये है इसका जवाब, यही दिया हुआ है। अच्छा, ओस्मोलैरिटी के बारे में वो कहता है कि क्या है, इसमें से कौन सी बात ठीक है। तो ये आपको तो बात बड़ी अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए कि हमारी रेंज कितनी है, और यही इसी का सही जवाब है, ठीक है। और बाकी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। कि इसके अंदर हम मेजर कर सकते हैं, आर्टीरियल प्रेशर से कंट्रोल होती है, ये आपको पता चल गया होगा। इसके अंदर हम क्रेटिनिन नहीं यूज़ करते, इसके अंदर हम सोडियम पोटाशियम सोडियम यूज़ करते हैं, ग्लूकोज यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा तीसरी चीज़ होती है, अब मेरे जहन से निकल गई है। अच्छा, अब क्या है, वो अगला सवाल क्या कह रहा है कि मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर बफर कौन सा है। वो क्या है आपका, वो बाइकार्बोनेट है, ठीक है। एक और सवाल हो सकता है, ठीक है, कि इंट्रासेलुलर कौन सा बफर है, तो वो प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन है इंट्रासेलुलर मोस्ट अबंडेंट बफर है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल आ जाता है कि हाइपरटेंशन थी, सीकेडी था, पोस्ट ऑपरेटिवली क्या है, पेशेंट आया, ठीक है, हाइपोटेंशन हो गई, ईसीजी के ऊपर उसको टी वेव लेफ्ट मंडल ब्लॉक हो गया। तो इन सब में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी शो करेगी कि इसको कार्डिक इशू है। देखें, इसके अंदर ट्रोप कम है, ठीक है, ट्रोप को ज़्यादा होना चाहिए। हम पीछे पढ़ चुके हैं ग्रेटर देन 2.5, ऑल्दो इसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा शो कर रहा है। अच्छा, ये भी देखें, सी के एम बी एज़ कम्पेयर टू कम है, नीचे देखें ना, नीचे ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा की तरफ जाएंगे ना। अच्छा, ऑप्शन सी क्यों नहीं है, देखें, AST का एक आइसो एंजाइम कार्डिक का भी होता है, ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं इसका लीवर का भी होता है, इसलिए हम इसको LFT में रखते हैं, लेकिन इसका एक कार्डिक आइसो एंजाइम होता है, लेकिन वो आप देख रहे हैं कि वो नॉर्मल के करीब करीब है, तो ये भी नहीं होगा। ऑल्दो इसके अंदर सिमिलर ऑप्शन है डी के अंदर, लेकिन क्योंकि उसने AST नहीं दिया हुआ, तो ये सेफ ऑप्शन है कि हम इसी को सिलेक्ट करें, तो डी इसका होगा। अच्छा, अब अगला सवाल है कि HDL के अंदर, ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, HDL के अंदर कौन सी मेजर प्रोटीन है। देखें, जो हमारे लिपिड्स है ना, एक अंदर लिपिड के साथ लाइपोप्रोटीन होता है, ठीक है, असल में तो एपोलाइपोप्रोटीन जो A1, बस इसको वैसे तो ये नॉलेज बेस है, एक आपने लफ्ज़ सुना होगा यार, ये A1 क्वालिटी है। देखें, आपको पता हो गया कि HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रोल, HDL अच्छा बच्चा है, ठीक है, तो अच्छे बच्चे को A1 चीज़ ही मिलेगी, ठीक है। अब अगला सवाल है कि हमारा होता है वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, जो हमारा केमिस्ट्री के अंदर द मोस्ट अबंडेंट रिएजेंट यूज इज़ वाटर, ठीक है। हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्यूबिट्स को वॉश करने के लिए। आपके जितने भी रूटीन केमिस्ट्री के एनालाइज़र होते हैं स्पेशल केमिस्ट्री के अंदर, उनके अंदर वाटर का बड़ा ज़रूरी है। अब वाटर को चेक करने के लिए वो क्या सही है या नहीं, हम रजिस्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है। जो A1 क्वालिटी होती है ना, उसकी 6 मेगा ओहम, कितना बड़ा है, 6 मेगा ओहम से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम रजिस्टिविटी चेक करते हैं। इसका हम रेसिप्रोकल भी वैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रजिस्टिविटी है, वैसे इसमें कंडक्टिविटी है भी नहीं, तो हम यही सिलेक्ट करेंगे। अब ये भी नॉलेज बेस है, तो ग्लूकोज का कौन सा मेथड है जो कि आप रेफरेंस मेथड होता है। अब ये आपके स्कोप से अलग चला जाएगा, 3 तरह के मेथड होते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एक होता है डेफिनेटिव मेथड, ठीक है, एक होता है रेफरेंस मेथड, ये पहले नंबर पे इसका नंबर होता है, दूसरे नंबर पे रेफरेंस मेथड होता है, तीसरे नंबर पे
फील्ड मेथड होता है। ठीक है, फील्ड मेथड वो होता है जो आप लैब में यूज़ कर रहे होते हैं। डेफिनेटिव क्या होता है, उससे सुपीरियर होता है। और जो रेफरेंस लैब है ना, सॉरी रेफरेंस मेथड, जो रेफरेंस लैब है हमारी, वो यूज़ करते हैं। डेफिनेटिव क्या होता है, मोस्ट सुपीरियर मेथड, सबसे अच्छा जो मेथड होता है किसी भी एनालिट को मेजर करने का। और उसके अंदर हम हाईली प्योरीफाइड मटेरियल और हाईली सोफिस्टिकेटेड यूज़ करते हैं। अब ग्लूकोज का जो दूसरे नंबर वाला रेफरेंस मेथड है ना, वो कौन सा है, जो हेक्सोकाइनेज के ऊपर बेस्ड है। तो ये नॉलेज बेस है, आप इसको ऐसे ही याद रख लें। अच्छा, अब जो अगला सवाल है कि जो कार्बोनिक एसिड है ना और बाइकार्बोनेट, ठीक है, H2CO3 और बाइकार्बोनेट, एक आप पीछे पढ़ चुके हैं बाइकार्बोनेट को हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन पे मेजर करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज। इसकी क्या नॉर्मल रेशियो होती है, देखें 1:20 होती है। तो ये इसको याद ही रख लें, ये नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल आता है, ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा कंसेप्ट आप याद रख लें कि जब एबीजीज का लेट्स सपोज आपने कोई भी सैंपल लिया, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसको एयर नहीं लगनी चाहिए। भाई क्यों नहीं लगनी चाहिए, इसको क्या मसला हो जाएगा, भाई क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो असल ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कम हो जाएगी और ऑक्सीजन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर कम है एज़ कम्पेयर टू सैंपल। तो वो सॉरी, हमारी जो सैंपल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट, तो वो वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू चली जाएगी। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, ये वाला। अच्छा अच्छा, एक रिवर्स T3 होता है। अब ये भी वैसे वो हेट्रोजीनस है, लेकिन आप इसको एज अ कंसेप्ट के लिए कर लें, ठीक है। RT3 क्या होता है कि ये रिवर्स फॉर्म है, ये जो हमारा एक होता है ना सिक यूथायराइड सिंड्रोम, ठीक है, इसके अंदर एंजाइम ब्लॉकेज की वजह से असल T3 नहीं बन रहा होता है और रिवर्स बन रहा होता है, रिवर्स T3। उसकी रीज़न क्या है कि जो हमारा थायराइड होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो उल्ट हो जाता है, इस वजह से इसको रिवर्स T3 कहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर ये ए ऑप्शन ठीक नहीं है कि मतलब जो नॉर्मल डिग्रेडेशन से आपका बन रहा होता है ना T4 से, डीआयोडीनाइजेशन जो हो रही होती है ना T4 से, वो T3 बनाती है, रिवर्स T3 नहीं बनाती, T3 बनाती है। तो ये बहुत गलत है। अच्छा, सीरम थायराइड पैनल के अंदर आपने टोटल T4 कर लिया, ठीक है, TSH नॉर्मल है लेकिन फ्री T4 ठीक है। ये कंसेप्ट आप याद रखें, जो फ्री होता है इट इज़ एक्टिव, टोटल कौन सा होता है, वो प्रोटीन बाउंड होता है। अब ऐसे कंडीशन जिसके अंदर प्रोटीन आपका ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, आपका टोटल ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन उसका आपके एक्शन पे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्शन तो इस नॉर्मल इसने फ्री T4 में करना है। तो अब क्या होगा, तो इसका कंडीशन क्या है कि यूथायराइड कंडीशन होता है जिसके अंदर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से आपका T4 ज़्यादा आ जाता है, टोटल T4, लेकिन वो फ्री फॉर्म में एक्शनिंग पे उसका कोई रोल नहीं है। अब इसमें पैराथायराइड हार्मोन के तमाम फंक्शन हैं सिवाय, ठीक है। अब ये सी इसका ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिक्रीज़ करता है, कम करता है फास्फेट की अब्जॉर्प्शन को किडनी से। तो ये उल्टा है काम, पैराथायराइड तो उल्टा काम करता है ना, फास्फेट को कम कराता है किडनी से, कैल्शियम को ज़्यादा करता है, तो ये इस वजह से गलत है। अच्छा, EDTA क्या कैसे काम करता है, ये देखें, हमने पढ़ा था कि हम CBC के लिए क्या यूज़ करते हैं, EDTA यूज़ करते हैं। EDTA क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा ब्लड क्लॉट ना हो। वो क्या करता है, ये हीमाटोलॉजी वाले आपको अच्छा बताएंगे, जो हमारा कोगुलेशन पाथवे है ना, उसके अंदर कैल्शियम बड़ा अहम है। तो कैल्शियम बाउंड हो जाता है, चिलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सैंपल क्लॉट नहीं करता और हम उसको एज अ CBC के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्रोफेसर अकील हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के ना, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में क्या हुआ है कि वो देख रहे थे,
अब वो कह रहा है कि सॉरी, तो अब वो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि हमें कोई एसओपीज चाहिए कि जो हमारा इंटेंशनली कोई ना रिमूव करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना, क्योंकि इसको थ्रेट है हमारे लिए। देखें, एक होता है बायो सेफ्टी, एक चीज़ का नाम है बायो सेफ्टी। बायो सेफ्टी क्या है कि आपने ऐसे मैयर लेने हैं कि गलती से आप हार्म ना हो, आपके लैब पर्सनल हार्म ना हो। अब सिक्योरिटी कब हम चाहे, बायो सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी हमें कब ज़रूरत होती है, जब हम चाहते हैं कि हमारा जो कीमती सामान या कोई ऐसी चीज़ जो लैब से चोरी ना हो। तो लैब से चोरी, देखें लैब से क्या चोरी होगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अब अमेरिका के अंदर क्या होता कि वो पोलन उन्होंने भेजे थे, कौन सा डिसऑर्डर था, माइक्रो वाले बता सकते हैं, मुझे भूल गए। तो वो बायो थ्रेट, बायो, आपने सुना होगा कि इनके पास बायो वेपन्स हैं। तो यही होता है कि बायो सिक्योरिटी हमें कब करनी पड़ेगी कि कोई जानबूझकर, ये गलती से है बायो सेफ्टी, जानबूझकर कोई ना करे, तो वो बायो सिक्योरिटी होगी। अच्छा, अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर वो कहते हैं तमाम चीज़ें शामिल होंगी सिवाय, ये देखिए ना, सी के। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो उसके लिए आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पता हो कि उसके अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं। यानी उसके अंदर क्या होता है, HDL का एक होता है कि मेल के अंदर कितनी हो, ग्रेटर देन 40 हो, और फीमेल के अंदर ग्रेटर देन, अच्छा मेल जो है ना उनके अंदर ग्रेटर देन 40 और फीमेल के अंदर ग्रेटर देन 53 हो। ठीक है, एक ये क्राइटेरिया है। एक TGs का क्राइटेरिया है कि आपके लेस देन 150 होने चाहिए। एक आपकी उसका है क्राइटेरिया सेंट्रल ओबेसिटी, एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस, मेल की 40 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और फीमेल की 35 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, और एक फास्टिंग ग्लूकोज का है कि वो आपकी 126 से कम हो। तो ये क्राइटेरियाज हैं। तो इसके अंदर LDL का कोई रोल नहीं है हम जब डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगला क्या है, यानी कि रीनल से पहले आपका एजोटीमिया हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर जाहिर बात है पहले हो गया है तो आपकी जो बन और क्राइटेनिन रेशो ये वाली होगी। ठीक है, इसको एज अ नॉलेज ही याद कर लें। ठीक है, अब फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ये नहीं आएगा आपको, ये केमिकल पैथोलॉजी वालों को भी शायद ना आए, आएगा तो उनके पेपर 2 में आ सकता है। तो इसको याद ही ना करें जो चीज़ आनी नहीं है। ठीक है, अब वो कहता है ये बस वैसे वैसे कर लें, इस तरह का MCQ नहीं आएगा कि फॉल्स क्या है। ठीक है, इसका यही उसने दिया है कि फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है जब यूरिन इज़ वेरी कंसनट्रेटेड। ठीक है, एज सच देखे ना, ये यूरिन कंसंट्रेशन पे इतना वो वैसे भी ऐसा होता है चीज़, मतलब ऐसा हमारा ड्राई जो हम यूज़ करते हैं ना, कॉम्बोटेन के नाम से आती है, तो टेस्ट स्ट्रिप्स होते हैं ना, उसके ऊपर पैड्स होते हैं, उन पैड्स के अंदर ड्राई रिएजेंट होते हैं, तो उसका एज सच इफ़ेक्ट नहीं होता। तो बहरहाल ये ऐसे ही याद रख लें, और बाकी चीज़ें ठीक हैं, ये इस तरह याद रख लें। हाइपर मेट्रीमिया इज़ फॉल्स, ये भी वैसा अजीब सा है, पर फॉल्स वाला ये है कि जो फॉल्स है वो तो होगा नहीं, उसके अलावा आप याद रख लेंगे कि बाकी चीज़ें उसके बारे में ठीक हैं। अच्छा, एल्डोस्टेरोन जो है ना, वो कहता है जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है, लेकिन उसका स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, अब ये सवाल आ गया अजीब तरीके से, वैसे तो सारे होते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ही होती हैं, रेनिन है, लेकिन इस तरह का सवाल आता नहीं है, आपसे वो पूछेंगे जिसके अंदर सिंगल बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये नहीं पूछ लेंगे कि वो सारी हैं, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव तो आना नहीं है। अच्छा, सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म,
शायद हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि सूडो नहीं, वो सूडो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है था। तो भाई जब हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म है ना, बेशक सूडो है, तो उसके अंदर हाइपरटेंशन तो नहीं होने लगी, ठीक है, वो हाइपोटेंशन होगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। पोटेंशियली फैटल हाइपरकलीमिया, देखें इनमें जो फैटल है ना, तो सारी बातें ये अजीब एमसीक्यूज है। वैसे शायद वो ये पूछना चाह रहा है कि किस लेवल से ज़्यादा फैटल हो जाएगा, वो 7.5 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप इन चारों में देखेंगे तो भाई 8.8 इशारिया 5 तो 7.5 से ज़्यादा है। तो ये अजीब है एमसीक्यूज। बहरहाल सी ठीक है। अब वो ये फॉल्स वाले आ गया। अब मैं इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि बस आप बाकियों को याद रख लें कि वो गलत हैं, तो बस ये नहीं ठीक, बाकी ठीक है। अब टैम और स्फॉल प्रोटीन है ना, एपिथेलियल सेल ऑफ, ये लूप ऑफ हेनले से होता है। ये नॉलेज बेस है, इसको ऐसे याद रखना है। जो MDRD है ना, ये इक्वेशंस हैं कि एस्टिमेटेड GFR निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बस उसने पूछा क्या हुआ है, अच्छा किस लिए इस्तेमाल होता है, GFR के लिए यूज़ होता है। यानी कि कुछ इक्वेशंस हैं, ठीक है, कोकरोफ फार्मूला है, बच्चों के अंदर यूज़ होता है, MDRD है, इस तरह काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जो हमारा सीरम क्रेटिनिन है ना, उससे हम निकाल लेते हैं GFR। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि MDRD के अंदर वेट चाहिए होता है, एज चाहिए होती है, रेस का पता हो, और जो हमारा LIS होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि फार्मूलाज लगे होते हैं। अगर हम अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उसके अंदर उसका सेक्स, जैसे कि मेल है, ठीक है, या फीमेल है, एज कितनी है, वो सही डालते हैं, तो रेस तो हम उस लिहाज से कर लेते हैं ना, हमारी अपनी रेस आएगी ना, अंग्रेज़ तो यहाँ से टेस्ट क्या कराने लगे। तो बेस्ट ऑफ लक, 100 तक हो गया है। उम्मीद है मैं कुछ चीज़ें आसान कर पाया हूँगा। जज़ा